रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे बच्चों, मेरे नौनिहालों, एज यू ऑल नो कि हमारी रेगुलर क्लासेस में हम ह्यूमन बायोलॉजी या जिसे हमने सिस्टमैटिक बायोलॉजी कहा हुआ है, ये सेक्शन पढ़ रहे हैं। और इस सेक्शन में इस वक्त जिस टॉपिक पर हम को डील कर रहे हैं, एंड दैट टॉपिक इज रेस्पिरेशन. We have talked about this in the previous class that the unit respiration includes two discussions. Number one, respiration itself, and number two, gaseous exchange. जो बच्चे भी पिछली क्लासेस में नहीं थे, ये मैं उनके लिए बता रहा हूं ताकि दे शुड बी एबल टू कनेक्ट कि आप हमें कहाँ ज्वाइन कर रहे हो. सो रेस्पिरेशन के यूनिट में वी आर सपोज टू टॉक अबाउट टू सब टॉपिक्स. वन, रेस्पिरेशन इटसेल्फ, एंड द अदर इज गैसियस एक्सचेंज. एंड अगर आपको याद हो तो रेस्पिरेशन पर वी हैव ऑलरेडी गिवन यू वन लेक्चर एंड टुडे इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर. तो आज आप रेस्पिरेशन के टॉपिक का सेकेंड हाफ पढ़ने वाले हो, एंड इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस टॉपिक टुडे. एंड इंशाल्लाह अगर टाइम बचेगा तो आई विल गिव यू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक एज वेल. तो बेटा आपको याद दिलाते हैं, तमाम बच्चों को रिकॉल करा देते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता था. तो वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस मल्टीपल टाइम्स इन द प्रीवियस टॉपिक्स ऑफ सिलेबस एज वेल, दैट रेस्पिरेशन इज नॉट taking in air or giving out air. Rather, respiration is a complex process of breaking down organic compounds such as glucose टू प्रोड्यूस एनर्जी. हमने ये बात की कि रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें बॉडी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को ब्रेक करके एनर्जी प्रोड्यूस करती है. फिर हमने आपको कहा कि रेस्पिरेशन प्राइमरीली कितने टाइप की होती है. तो जवाब आया रेस्पिरेशन प्राइमरीली दो टाइप्स की. बड़े याद करो ना, रिवाइज कराओ. रेस्पिरेशन प्राइमरीली दो टाइप्स की होती है. नंबर वन, मेरे बच्चे बोलो, एरोबिक, एंड नंबर टू एनएरोबिक. एरोबिक रेस्पिरेशन में मेरे बच्चे हमने एनएरोबिक के साथ उसका कंपैरिजन किया था, एंड बड़ा डिटेल्ड कंपैरिजन था. अल्हम्दुलिल्लाह वी नाउ नो कि कहां पर एनर्जी ज्यादा बनती है, कहां पर कम बनती है, कौन सा प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और कौन सा साइटोप्लाज्म में होता है. वी नो कि कहां सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट्स बनते हैं और कहां पर रेजिडुअल प्रोडक्ट्स बनते हैं. वी नो कि कहां पार्शियल ब्रेकडाउन होता है और कहां कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है. वी नो कि ज्यादा एनर्जी कहां बनती है और कम एनर्जी. ये सारी बातें हम ऑलरेडी बेटा याद आ रहा है बच्चों कर चुके. उसके बाद फिर हम आ गए थे एनारोबिक रेस्पिरेशन पर. मैंने आपको बताया था कि डिटेल्ड डिस्कशन हमारे सिलेबस में एनारोबिक की है. सो वी पर्टिकुलरली एनारोबिक का डिस्कशन करने के लिए हमने प्रोसीड किया एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन को दोबारा रीडिफाइन किया. breakdown of glucose in absence of oxygen is what we referred as anaerobic respiration. और फिर हमने उसकी दो टाइप्स आपके सामने रखी. दो टाइप्स कौन सी रखी बेटा? एक जिसे हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और दूसरा जिसे हम कहते हैं एथेनॉलिक या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. हमने आपको बताया कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का प्रोसेस नॉर्मली बैक्टीरियाज में होता है और जरूरत पड़ने पर एनिमल्स में होता है, जबकि एथेनॉलिक या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का प्रोसेस नॉर्मली ईस्ट में होता है और जरूरत पड़ने पर प्लांट्स में होता है. एंड उसके बाद फिर इन दोनों प्रोसेसेस में वी टुक अ बेसिक कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ सिमिलैरिटीज. इन दोनों प्रोसेस में क्या सिमिलैरिटी होती है ये बताया. एंड देन चूंकि वक्त कम था, इफ यू रिमेंबर, तो मेरे बच्चे मैंने आपको बताया था, मेरे बच्चे ये हमने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को अलग से डिस्कस कर लिया था, याद है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हमने डिस्कस करके वाइंड अप कर दी थी. ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन आपके सामने लिखी हुई है, इसका रिएक्शन लिखा हुआ है और साथ ही साथ इसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस लिखी है. याद है हमने कहा था अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के प्रोसेस में दो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं बच्चों. नंबर वन आप देख पा रहे हो, दैट इज एथेनॉल, एंड नंबर टू इज कार्बन डाइऑक्साइड. व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? हमने डिटेल में आपको बेकिंग की एग्जांपल देकर एक्सप्लेन किया था दैट दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर, बोलो, राइज ऑफ डो. और यही राइज ऑफ डो है जिसकी वजह से बेकिंग करके आप सॉफ्ट केक्स और सॉफ्ट पेस्ट्रीज और सॉफ्ट मफिन्स और जो है ना कपकेक्स बना पाते हैं. इसी तरह इस प्रोसेस में एथेनॉल बन रहा है और इस एथेनॉल, यही वो एथेनॉल है जो ड्रिंकिंग अल्कोहल का बेसिक सॉल्वेंट है. तो ये प्रोसेस लिकर इंडस्ट्री का भी बहुत ज्यादा उसके लिए कमर्शियली वैल्यूएबल है. और हमने आपको ये बातें अच्छे खासे फनी अंदाज में आपके सामने सारी रखी थी. ये सारी चीजें जो है हम कर चुके थे. आज का जो हमारा टॉपिक है
that is to discuss lactic acid fermentation in elaborated fashion. आज हम आपके साथ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन डिस्कस करेंगे और बस इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे अल्लाह ने चाहा तो बगैर किसी फर्दर डिले के। मैंने लैक्टिक एसिड लास्ट क्लास में डिटेल में नहीं कराया था, द रीजन वाज कि इसमें टाइम लगता है ज्यादा, एंड दैट इज व्हाई आज का हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। व्हाट इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बेटा? आप जानते हैं कि when glucose is broken down, when glucose is broken down in this process, what is made? Glucose is a 6 carbon compound. Glucose is broken down, then two molecules of ATP, which is energy, two molecules of ATPs are produced, and along with that, lactic acid, a chemical compound of 3 carbon is produced. What is the reaction of lactic acid fermentation बच्चों? कि when glucose is broken down without oxygen, ये बात आपको बताई जा चुकी है, जब ग्लूकोज बगैर ऑक्सीजन के ब्रेक डाउन होगा तो क्या वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन होगा या पार्शियली? क्या पढ़ाया था बेटा? कंप्लीटली ब्रेक डाउन होगा या पार्शियली? पार्शियली ब्रेक डाउन होगा, यानी ग्लूकोज में जो 6 कार्बन की चेन है that would be broken down incompletely to yield a 3 carbon and a 3 carbon compound, and these are nothing but two molecules of lactic acid. Two molecules of lactic acid. Look at here. Glucose is a 6 carbon compound, and when you produce two lactic acid, actually 6 carbon here and now 6 carbon here. Yes or no, beta? Do we have any possibility of carbon dioxide here? Do we have any possibility of carbon dioxide? No. So this is a point to remember कि जब हमने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पढ़ी थी बेटा, यहां देखो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था। एवरीबॉडी, जब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पढ़ी थी तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था। लेकिन मेरे बच्चे, जब आप बात करते हैं, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर प्रोड्यूस होगा और कहां पर नहीं होगा, तो आपके सामने आंसर मौजूद है। वैसे तो आपको याद है कि द राइज ऑफ डो इज ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड एथेनॉल के साथ ही बन रहा था। बट क्या यहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा? नहीं बन सकता। मैंने काउंटिंग ऑलरेडी आपको पूरी करके दिखाई है। 6 कार्बन is already making 6 carbon here, so we cannot have a carbon dioxide here. So there's no carbon dioxide which is going to be produced. So beta, what is the reaction of lactic acid fermentation? Glucose is broken down to produce energy and lactic acid is produced. Now मैंने आपको बताया था that this process occurs कहां कहां? In bacteria and बैक्टीरिया के अलावा कहां होता है? Animals, including humans. So now we are supposed to discuss this separately कि बैक्टीरिया में क्या होगा और एनिमल्स में क्या होगा। देखो, बैक्टीरिया इज अ लार्ज versatile group. So all of the bacteria are not anaerobic, but there is a big group in bacteria which is anaerobic. And if I say that you have observed these bacteria working in your kitchen, तो ये गलत नहीं होगा। मेरे बच्चों, क्या कभी आपकी अम्मी ने घर में दूध से, मिल्क से योगर्ट तैयार किया है? क्या घर में कभी किसी के घर में आपकी मदर्स ने घर में योगर्ट तैयार किया है? या दुकानों में आप देखते हैं कि जो दूध वाली शॉप होती है, मिल्क शॉप होती है, वो रेगुलर बेसिस पर दही तैयार करते हैं फ्रॉम मिल्क। तो ये प्रोसेस कैसे होता है? अगर आपको नहीं तैयार किया तो अब मैं आपको रेसिपी बताता हूं और आप अपनी मदर से कंफर्म कीजिएगा। यही रेसिपी है जो कि आपको दूध से दही बनाने के लिए करनी होती है, एंड दैट इज कि आप क्या करते हो, आप एक कंटेनर लेते हो और उसमें दूध को आप बॉईल कर लेते हो। आप मिल्क को बॉईल करते हो और बॉईल करके फिर उसे एक कंटेनर में पोर कर देते हो। इमेजिन करें कि ये आपका मिल्क है सारा। जब ये मिल्क वार्म होता है, यानी बिल्कुल ठंडा नहीं होता, वार्म होता है, एट दिस पॉइंट यू ऐड स्पून्स ऑफ 1 to 2 स्पून्स ऑफ योगर्ट। आप इसमें 1 से 2 चम्मच क्या करते हो? दही डाल देते हो और उसको स्टर कर देते हो। स्टर क्यों? ये दही क्यों डाल देते हैं बेटा? कभी मौका मिले तो जरूर देखना, ये जो योगर्ट होती है, दिस योगर्ट
contains large number of bacteria. Yes, you heard me right. ये जो दही हम खाते हैं, अगर कभी इस दही को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करो तो तुम्हें इसमें थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया नजर आएंगे। सर बैक्टीरिया वाली दही? जी हाँ, इन बैक्टीरिया को लैक्टोबैसिलाई कहते हैं। एंड दीज आर नॉट बैड बैक्टीरिया, रादर दीज आर गुड बैक्टीरिया। बच्चों, ये हमारे लिए हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं। तो हम जब 1 to 2 spoons of yogurt ऐड कर रहे हैं तो एक्चुअली वी आर इंट्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया इन दिस कंटेनर। हम इस कंटेनर में बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। नाउ वी ऑल नो दैट मिल्क हैज गॉट रिच क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज इन इट, यस और नो? द मिल्क हैज गॉट रिच क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज। सो बैक्टीरिया क्या करते हैं? बैक्टीरिया मिल्क में मौजूद ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, अपने लिए क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा? एनर्जी। और साथ में क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा? लैक्टिक, बोलो, साथ में क्या प्रोड्यूस करते हैं? लैक्टिक एसिड। अब इनका काम तो एनर्जी से रिलेटेड है, इनका काम तो एनर्जी, यानी एनर्जी इन्होंने बना ली, एनर्जी तो वो यूज कर लेंगे, लेकिन लैक्टिक एसिड इनके काम का नहीं है। तो इसीलिए लैक्टिक एसिड को ये मिल्क में रिलीज कर देते हैं बेटा। लैक्टिक एसिड को ये मिल्क में क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं। एंड इट इज द लैक्टिक एसिड which converts milk into yogurt. It is the lactic acid which convert milk into yogurt. ये lactic acid का रिएक्शन है कि वो मिल्क प्रोटीन को योगर्ट के सिंप्लीफाइड प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। दोबारा समझो, बैक्टीरिया की ग्रुप में एक बहुत बड़ा ग्रुप है एनारोबिक बैक्टीरिया का, जो लैक्टोबैसिलाई कहलाता है। एंड कमर्शियली हम देखते हैं कि दीज बैक्टीरिया आर कॉमनली यूज्ड टू कन्वर्ट मिल्क इनटू योगर्ट और कर्ड। प्रोसेस मैंने समझाया कि यू सिंपली टेक द मिल्क, यू बॉयल द मिल्क, व्हेन इट इज वार्म you put the bacteria or you put the yogurt in the milk, stir it and leave it. आप उसको ढकते हो, आप उसको कवर करते हो, and you leave it for 5 to 6 or 9 hours, 8 to 9 hours. And after 8 to 9 hours आप देखते हो कि जो milk है that is now converted into yogurt. So what is happening actually inside the milk? The yogurt which you have put in the milk that contains bacteria is called lactobacilli, and those bacteria starts breaking down the glucose content of the milk, and they produce energy for themselves. Along with that they also produce what? बोलो बेटा, यही वाला process हो रहा है ना? They produce lactic acid, and this is the lactic acid which converts milk into yogurt. बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? तो बेटा दूध का दही बनना, दूध का दही बनना ये किसकी वजह से है? इस प्रोसेस की वजह से है। कौन से प्रोसेस की वजह से? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसीलिए बेटा सुनना समझना कि दही जितना पुराना होता जाता है, डिड यू हैव नोटिस दिस, कि दही जितना पुराना होता जाता है उतना वो सोर होता जाता है, उतना वो खट्टा होता जाता है। क्यों? क्योंकि एसिड्स, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो दैट एसिड्स हैव सोर टेस्ट, एसिड्स हैव साउर टेस्ट। तो जितना आप दही को रखोगे उतना उसमें लैक्टिक एसिड की क्वांटिटी क्या होती जाएगी बेटा? बोलो, मोर एंड मोर ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन एंड मोर लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड। तो जितना आप दही को रखते जाओगे लैक्टिक एसिड का क्वांटिटी उतना बढ़ेगा, एंड दैट इज व्हाई द योगर्ट विल बिकम मोर एंड मोर साउर। याद रखो, एक मेडिकल प्रोफेशनल की हैसियत में मैं आपको मल्टीपल पॉइंट्स पर बड़ी यूजफुल नॉलेज देने की कोशिश करता हूं। ताजा दही, फ्रेश दही जो तैयार किया जाए, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट सुपर फूड। जो ताजा दही होता है ना, ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है ह्यूमंस के लिए, हमारे लिवर के लिए। इट एक्ट एज अ सुपर फूड। हम सबको चाहिए वो दही जो आपने फ्रेश तैयार किया है, उसमें चीनी नहीं डालनी, उसमें नमक नहीं डालना, उसकी जो बालाई होती है, जो ऊपर क्रीम है, उसको हटा देना है, और उसको स्पून से आपने सिंपली जो है ना ब्लेंड करना है और खा लेना है। तो ये दही जो फ्रिज में रखा बना हो, नॉर्मल टेम्परेचर पे हो, ये बहुत ही जबरदस्त फायदेमंद है हमारी हेल्थ के लिए, और हमें सबको चाहिए कि हम रेगुलर बेसिस पर ये कंज्यूम भी करें।
सो मेरा बच्चा, मैंने आपको बताया, कोई बच्चा पूछ रहा है सवाल कैसे आएगा, भाई ये तो बहुत ही, मैं तो खामा खाम इसको लंबा कर रहा हूं जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोसेस। अदरवाइज यू शुड नो ओनली कि भाई बैक्टीरिया के अंदर दिस इज द प्रोसेस विच अकर्स एंड दिस रिजल्ट इन lactic acid production, and this is the lactic acid, bolo bhai, this is the lactic acid which convert milk into yogurt. This is the lactic acid that converts milk into yogurt. और अगर मुझे बताओ ये दूध को दही में कन्वर्ट कर रहा है, तो क्या ये कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोसेस हुआ या नहीं हुआ बेटा? बोलो, कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोसेस हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। कौन सी इंडस्ट्री के लिए? जो हमारी डेयरी इंडस्ट्री है। आप जानते हो, आप देखें अलमराई का या पैकेज दही आप खा रहे हो, डे फ्रेश की, नेस्ले की, तो ये जो कंपनीज हैं, दे आर मैन्युफैक्चरिंग योगर्ट एट अ लार्ज इंडस्ट्रियल स्केल, कमर्शियल स्केल, एंड दे आर ऑल्सो यू डिपेंडेंट ऑन दिस प्रोसेस, इसी प्रोसेस पे डिपेंडेंट है। तो क्या हम कह सकते हैं कि द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन दैट अकर्स नेचुरली इन बैक्टीरिया इज कमर्शियली अ क्रूशियल प्रोसेस फॉर द डेयरी इंडस्ट्री? यस और नो? जैसे हमने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में बताया था, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या बताया था कि दैट प्रोसेस वाज इंपॉर्टेंट फॉर बेकिंग इंडस्ट्री एंड लिकर इंडस्ट्री, बट यहां लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है, दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर, बोलो बेटा, dairy industry, because this lactic acid which is produced by bacteria naturally is converting milk into yogurt. Is this clear? वैसे यार जो बात है, अलमराई अलमराई है, क्या ख्याल है भाई, कौन कौन सेकंड करता है? अलमराई की लबन, अलमराई के फ्लेवर्ड मिल्क, कोई मुकाबला नहीं है यार, बड़ा मजा आता है। अलमराई अलमराई है भाई। उसका सिंपल मिल्क ले लो, उसका क्रीम ले लो, उसका चॉकलेट, वाह, चॉकलेट, डबल चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, मैंगो मिल्क, ओए होए 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 होए। अभी मैं उम्रे के सफर से आया हूं ना, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, तो वो अलमराई बन के जो है ना, अलमराई सही जो है, मजा आ गया। जब मैं निकला था ना वापसी पे, तो मेरा जो हैंड कैरी था वो पूरा अलमराई के फ्लेवर्ड मिल्क से भरा हुआ था। सॉल्टेड कैरामल इज ऑल्सो वेरी गुड, यस, दैट्स करेक्ट। कोई बच्चा पूछ रहा है प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? प्रोबायोटिक्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो जो किसी इंफेक्शन होने से पहले लिए जाएं। आपके नॉर्मली क्या होता है, एंटीबायोटिक्स वो होती हैं जो मेडिसिन आपको डिजीज होने के बाद दी जाती हैं। प्रोबायोटिक्स वो फॉर्मुलेशन होती हैं जो किसी डिजीज के होने से पहले लेते हैं आप। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। देखो ये सब कुछ जो मैंने तुम्हें बताया, ये तो एक विजुअल देने के लिए बताया, असल तो कंसेप्ट वही है कि दिस इज द प्रोसेस व्हिच इज अकरिंग इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज कंज्यूमिंग एनर्जी फ्रॉम दिस प्रोसेस, हाउएवर द लैक्टिक एसिड इज रिलीज इन द मिल्क, एंड दिस इज द लैक्टिक एसिड व्हिच कन्वर्ट्स, बोलो भाई, मिल्क इनटू योगर्ट, एंड दिस प्रोसेस इज कमर्शियली इंपॉर्टेंट फॉर डेयरी इंडस्ट्री। ये क्लियर है? क्योंकि असल में मुझे ये वाला पढ़ाना है भाई, ये क्लियर है भाई, इतनी सी डिटेल है इसकी, ये क्लियर है एवरीबॉडी? ओके, गुड हो गया। लेट्स मूव बच्चों। नाउ दिस इज द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड बेटा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। इस पर जो है ना, ये सिचुएशन को समझना बड़ा जरूरी है कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इन ह्यूमंस। बेटा मुझे बताइए, डू वी एज अ developed organism rely on aerobic respiration or anaerobic respiration? बोलो भाई, why do we rely on aerobic only? Why do we rely on aerobic respiration? Because our energy requirement is high. Our energy requirement is high, and aerobic respiration produces more energy. Yes or no बेटा? एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस, अनाबिया, हमने क्या पढ़ाया था आपको पिछली क्लासेस में? एरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज से कितने एटीपीज बनते हैं? 32, जबकि एनएरोबिक में ओनली 2। तो एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस
much more higher value of energy ना. And why is that so? Because हमने पढ़ाया था कि aerobic respiration में glucose is completely broken down. Yes or no? Glucose is completely broken down. We all have studied that. So मेरा बच्चा समझना कि as a developed organism we primarily rely on aerobic respiration. लेकिन बच्चे मेरी बात को बहुत गौर से सुनना. Whenever we are in a situation which requires high energy, whenever we are in a situation which requires high energy, for example, we are doing some vigorous activity, we are doing some vigorous exercises, हम बहुत ज्यादा स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, क्लाइम कर रहे हैं, या हम कोई बहुत हाई एनर्जी डिमांडिंग एक्टिविटी जैसे वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, या बहुत देर से हमने कोई लोड उठाया हुआ है, या वी आर मूविंग अगेंस्ट ग्रेविटी, हम कोई हाइकिंग कर रहे हैं, एनी, या हम कोई बहुत देर तक जॉग कर रहे हैं या फास्ट रनिंग कर रहे हैं, एनी एक्टिविटी हाई एनर्जी डिमांडिंग एक्टिविटी, तो लिसन टू मी वेरी केयरफुली. जब वी पुट आवरसेल्फ इन हाई एनर्जी डिमांड्स, तो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके. यस और नो? If we need more energy, how more energy is produced? By breaking down glucose in presence of oxygen. क्या ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी हमें कॉम्प्रोमाइज होती है कभी? क्या ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होती है? नो. व्हाई? बिकॉज ग्लूकोज तो हमारे पास बहुत ज्यादा है. हमने कई दफा ये बात डिस्कस की है कि ग्लूकोज का तो यूजुअली एक्सेस प्रॉब्लम है. जितने चैप्टर्स हमने पीछे पढ़े हैं, अभी एंडोक्राइन वगैरह भी पढ़ा, तो हमने वहां भी पढ़ा कि ग्लूकोज तो यूजुअली एक्सेस में होता है. तो इसका मतलब ग्लूकोज तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें ऑक्सीजन भी चाहिए. एंड कैन वी टेक अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन? नो. कैन वी टेक अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन? नो. तो मेरे बच्चे, वी कैन रेस्पायर एट अ फिक्स रेट. हम ब्रीदिंग एक फिक्स रेट पे कर सकते हैं. हम जब ब्रीथ कर रहे होते हैं तो वी कैन नॉट टेक टू मच ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज द लंग्स हैव गॉट लिमिटेड कैपेसिटी. लंग्स की जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है. तो व्हेन वी आर रिक्वायरिंग मोर एनर्जी, सो ग्लूकोज का तो प्रॉब्लम नहीं है, बट और ऑक्सीजन भी हम ज्यादा से ज्यादा ले रहे हैं. लेकिन इफ दैट ऑक्सीजन इज नॉट इनफ, if that oxygen is not enough, if that oxygen समझना इस बात को कि we are taking oxygen at maximum rate, we are taking oxygen at maximum rate, लेकिन वो भी इनफ नहीं हो पा रहा है, वो भी इनफ नहीं हो पा रहा. our energy demand is much higher than that. So in order to support this phase, in order to support this phase of crisis, मेरी बात को समझना कि ये कौन सी सिचुएशन है. वी रिलाई ऑन एरोबिक रेस्पिरेशन, बट वेन एवर आवर बॉडी इज इन अ सिचुएशन ऑफ हाई एनर्जी डिमांड and you are already consuming oxygen at maximum rate, but that is not enough. So for that particular phase of crisis, for that particular duration, our skeletal muscles, not in the whole body, not in the whole body, not in the brain, not in the eyes, not in the other parts of the body, only in skeletal muscles, only in skeletal muscles, temporarily, along with aerobic, along with aerobic, anaerobic respiration begins. क्या मतलब? Let's suppose this is your muscle cell. We know that aerobic respiration takes place in, बोलो, aerobic respiration takes place in mitochondria. Here the aerobic process is going on, है ना? Aerobic process चल रहा है. लेकिन to fulfill the energy demand, साइटोप्लाज्म के अंदर, we have discussed this, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज एनारोबिकली विदाउट ऑक्सीजन ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगा. एज अ रिजल्ट वी विल प्रोड्यूस, बोलो, एनर्जी एंड लैक्टिक, बोलो यार, लैक्टिक एसिड. एनर्जी एंड लैक्टिक एसिड. तो पहले क्या ये बात समझ में आई तुम लोगों को कि एग्जैक्टली इन विच सिचुएशन our body and in which part of the body will this process begins? किस पार्ट में ये प्रोसेस होगा बेटा, बोलो. क्लियर है? लेट मी राइट अ लिटिल अबाउट इट फर्स्ट. क्या बताया मैंने, थोड़ा सा लिखवा कर फिर आगे समझाता हूं. एज डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म, बेटा सबको समझ में आना चाहिए, ऑनलाइन वालों क्लियर है? एज डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स we rely
on aerobic respiration. When the body is in high energy demanding situation, oxygen is already being taken at maximum rate. बेटा जो बात हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं यही बात मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं. कोशिश करें बेटा, इस बात को कोरिलेट करें ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े. हमने कहा हम डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म की हैसियत से प्राइमरीली किस पर रिलाई करते हैं बेटा? एरोबिक रेस्पिरेशन पर. लेकिन जब बॉडी इज इन हाई एनर्जी डिमांडिंग सिचुएशन, कि जब हमारी बॉडी किसी भी ऐसी सिचुएशन में होती है जिसमें एनर्जी डिमांड बेटा बोलो बहुत ज्यादा हो, जैसा कि मैंने कहा विगरस एक्सरसाइज, जॉगिंग, वेट लिफ्टिंग, है ना, तो उस वक्त ऑक्सीजन हम ले रहे होते हैं या नहीं ले रहे होते हैं? ऑक्सीजन हम ले रहे होते हैं और मैक्सिमम रेट पर ले रहे होते हैं. लेकिन आगे लिखते हैं बेटा, लेकिन दैट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज स्टिल नॉट इनफ. वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अभी भी काफी, बोलो बेटा, स्टिल नॉट इनफ टू फुलफिल डिमांड ऑफ एनर्जी. ये तीन बातें क्लियर हैं कि भाई जब हम किसी हाई एनर्जी डिमांडिंग सिचुएशन में होते हैं उस वक्त हम ऑक्सीजन को मैक्सिमम रेट पर ले रहे होते हैं. अनाबिया जो मैं समझा रहा हूं वही लिख भी रहा हूं. ठीक है जी. जिस वक्त हम किसी हाई एनर्जी डिमांडिंग सिचुएशन में होते हैं उस वक्त हम ऑक्सीजन को ऑलरेडी मैक्सिमम रेट पर ले रहे होते हैं, कंज्यूम कर रहे होते हैं. लेकिन क्या वो ऑक्सीजन अभी भी इनफ होती है? तो आंसर इज नो. हमारी एनर्जी डिमांड अभी भी ज्यादा है. तो फिर टू फुलफिल एनर्जी डिमांड्स of the muscles, temporarily anaerobic respiration begins. कहां बिगिन होगी बेटा? पूरी बॉडी में या सिर्फ मसल्स में? पूरी बॉडी में या सिर्फ मसल्स में? पूरी बॉडी में या सिर्फ मसल्स में? सिर्फ मसल्स में. बिगिंस इन स्केलेटल मसल्स. begins in skeletal muscles. In addition to एरोबिक रेस्पिरेशन. यहां पर जो मैक्सिमम बच्चे बात मिस करते हैं ना वो यही करते हैं क्या, कि बेटा जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो रही है, मैं बहुत क्लैरिटी के साथ ये बात बता रहा हूं कि नंबर वन एरोबिक रेस्पिरेशन ही हमारा प्राइमरी मोड है. एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कब होती है? जब हम हाई एनर्जी डिमांडिंग सिचुएशन में होते हैं. और क्या ये प्रोसेस पूरी बॉडी में होता है? आंसर इज नो. ये प्रोसेस सिर्फ कहां होता है बेटा? हमारे मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में होता है. और क्या एरोबिक को स्टॉप करके होता है बेटा? क्या सीखा तुमने अनाबिया? क्या एरोबिक को रोककर एनारोबिक होता है? नहीं नहीं नहीं. बल्कि हमारी बॉडी, हमारे मसल्स जितनी ऑक्सीजन ले सकते हैं वो तो ले रहे होते हैं. और एरोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी जितनी प्रोड्यूस होनी है वो हो रही होती है. लेकिन टू प्रोड्यूस फर्दर मोर एनर्जी, क्योंकि ऑक्सीजन भाई एरोबिक में ऑक्सीजन डिपेंडेंसी है ना, एंड ऑक्सीजन हम अब उतनी नहीं ले पा रहे जितनी ले सकते थे वो ले रहे. तो टेम्पोररीली हमारे मसल्स में ग्लूकोज का एन एरोबिक ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है. और कैसे होता है बेटा? द सेम रिएक्शन कि ग्लूकोज इन आवर मसल्स स्टार्ट्स ब्रेकिंग डाउन टू प्रोड्यूस एनर्जी, एंड अलोंग विद दैट बोलो बेटा क्या बनता है? लैक्टिक
एसिड। और जितनी देर तक आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जितनी देर तक आप एक्टिविटी कर रहे हो, जितनी देर तक आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो, उतनी देर तक ये प्रोसेस होता ही जाता है, होता ही जाता है, होता ही जाता है, होता ही जाता है, होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, और एनर्जी प्रोड्यूस करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। अब आप ये कहो कि सर ये एनर्जी तो बहुत थोड़ी है, यस और नो, ये एनर्जी तो बहुत कम है, तो क्या फायदा हो रहा है इसका? जी हाँ, हो रहा है। क्यों? देखो, एक तो हम इंग्लिश में कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि हमें कुछ ना कुछ तो सरप्लस मिल रहा है ना, यस और नो, कुछ ना कुछ तो सरप्लस मिल रहा है। मोर ओवर बेटा, ये प्रोसेस हमें एनर्जी तो कम दे रहा है, बट ये प्रोसेस क्विक है, ये प्रोसेस क्विक होता है, ये प्रोसेस सिंपल होता है। क्या मतलब? कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, उसमें हमें एनर्जी तो ज्यादा मिलती है, बट ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। जबकि एनारोबिक प्रोसेस एक रिलेटिवली सिंपल प्रोसेस है। इट मींस दिस प्रोसेस कैन रिपीट इटसेल्फ अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो ये प्रोसेस होता जाएगा और एनर्जी देता जाएगा, होता जाएगा, एनर्जी देता जाएगा, होता जाएगा, एनर्जी देता जाएगा। और जब तक हम इस सिचुएशन में हैं, कौन सी सिचुएशन? एनर्जी डिमांडिंग सिचुएशन। जब तक हम इस एनर्जी डिमांडिंग सिचुएशन में हैं, तब तक ये प्रोसेस होता ही चला जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड दिस प्रोसेस विल कीप जनरेटिंग एनर्जी फॉर अस। जब तक हम एक हाई एनर्जी डिमांडिंग सिचुएशन में हैं, ये प्रोसेस होता ही चला जाएगा और ये एनर्जी प्रोड्यूस, बोलो बेटा, करता ही चला जाएगा। लेट्स सपोज दिस इज आवर मसल, तो ग्लूकोज इज कंटिन्यूअसली ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस lactic acid and energy, and the energy is being used by the muscle. The energy is being used by the muscle. अब जब तक हम उस एग्रेसिव एपिसोड में हैं, समझना, जब तक हम उस एग्रेसिव एपिसोड में हैं, तब तक कोई चीज को, किसी और चीज को हम नहीं देखेंगे, बल्कि बस एनर्जी बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे। और साथ में आप देख रहे हो कि लैक्टिक एसिड भी बनता जा रहा है। लेकिन कभी तो आप उस एपिसोड से वापस आओगे, यस और नो? जो भी एग्रेसिव एक्टिविटी आप कर रहे थे, जो स्पोर्ट खेल रहे थे, भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, वेट लिफ्टिंग कर रहे थे, जब तक आप उस एपिसोड में हो, तब तक बॉडी और कुछ नहीं देखेगी। इट विल कंटिन्यू टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज, इट विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस एनर्जी। along with that lactic acid will be continuously made, और लैक्टिक एसिड बेटा बनता जाएगा और बनकर मसल्स में ही एक्यूमुलेट होता जाएगा। लैक्टिक एसिड बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा, और मसल्स में ही क्या होता जाएगा बेटा? एक्यूमुलेट होता चला जाएगा, मसल्स में ही जमा होता चला जाएगा। अब when you are now relaxed, when you come out of that situation, तो ये प्रोसेस होगा या रुक जाएगा बेटा, बताइए? जब आप उस सिचुएशन से, बेटा बोलो बेटा, जब आप उस सिचुएशन से बाहर आ जाओगे, तो द प्रोसेस विल स्टॉप। नाउ ये लैक्टिक एसिड जो मसल में जमा हो गया है, एज यू नो दैट इट इज एसिड, दिस इज एसिड, दिस लैक्टिक एसिड इज एसिड। तो मेरे बच्चे, दिस लैक्टिक एसिड व्हेन accumulates in our muscle, this decreases the pH of the muscle, and this results in a condition called muscle fatigue। ये लैक्टिक एसिड जो मसल्स में एक्यूमुलेट होता है, ये लैक्टिक एसिड जो मसल में एक्यूमुलेट होता है, ये लैक्टिक एसिड मसल में एक अनकंफर्टेबल फीलिंग, एक पेन लाइक फीलिंग, स्टिफनेस लाइक फीलिंग, एक हार्डनेस लाइक फीलिंग पैदा कर देता है, जिसे मसल फटीग कहते हैं। आप सब ने ये फीलिंग फील की है। अगर बहुत देर तक आपने कोई चीज लिफ्ट करके रखी थी, आप शादी में गए, आपकी बड़ी बहन ने अपना छोटा सा बच्चा, मोटा सा बच्चा आपकी गोद में पकड़ा दिया कि जरा इसको तो संभालो, मैं स्टेज पे जा रही हूँ, फोटो कराऊंगी, फोटो शूट कराऊंगी। आप उस बच्चे को लेकर पूरी पार्टी में घूम रहे हो, घूम रहे हो, बहन स्टेज से उतर ही नहीं रही, उसकी फोटो सेशन खत्म ही नहीं हो रहा। 1.5 घंटे के बाद आपको उसने कहा अच्छा भाई दे दो। अब जब आपने उस बच्चे को अपनी गोद से उतारा, कैन यू रिकॉल द फीलिंग इन योर बाइसेप? कैन यू रिकॉल द फीलिंग? ये आपका बाइसेप एक अजीब से स्टिफनेस की
है भाई, एक अजीब सी स्टिफनेस और दर्द का शिकार होता है। या आज अम्मी ने कहा कि बेटा चलो ग्रोसरी करनी है, आज अम्मी आपको लेकर सुपरमार्केट चली गई, आज अम्मी को पता नहीं क्या ख्याल आया, अम्मी आज दालें भी ले रही हैं, अम्मी आज हर चीज लेती चली जा रही हैं, लेती चली जा रही हैं, लग रहा है पूरे साल की शॉपिंग कर लेंगी, लग रहा है कोई अर्थक्वेक आने वाला है, कोई सुनामी आने वाला है, पूरे साल की शॉपिंग कर लेंगी, और वो शॉपर आपको पकड़ाई जा रही है, पकड़ाई जा रही है, पकड़ाई जा रही है। उसके बाद आप वो सारे शॉपर पकड़कर खड़े हो और जनाबे अली उसी हालत में घर पहुंचे हो, और घर पे भी आज लिफ्ट काम नहीं कर रही, स्टेयर्स चढ़ के ऊपर पहुंचे हो, और उसके बाद जाकर आपने अपने लाउंज में वो सारे शॉपर्स रखे हैं। रिकॉल द फीलिंग इन योर आर्म्स। अरे बोलो यार, दैट इज मसल फटीग। या लड़कों, मेरे नौनिहालों, मेरे जवान फौजियों, आपको कभी जोश आ जाता है, आप जिम ज्वाइन कर लेते हो, आप जिम जाते हो, जिम में जाकर देखते हो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, आप भी उनसे इंप्रेस हो जाते हो, और डंबल उठाते हो, और डंबल उठा के करते हो, और जनाब दो चार सेट लगाने के बाद आईने में खड़े होकर बोलते हो वाह एक दिन में बाइसेप बन गया। अबे गधे, बाइसेप नहीं बना, बल्कि वो जो तुमने इतना ज्यादा लोड डाला उसमें मसल में एनारोबिक रेस्पिरेशन हुई, लैक्टिक एसिड बना है, वो लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन है जिससे मसल पंप हो गया है। गधेड़ा, लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन है जिससे मसल क्या हो गया है, बोलो, पंप हो गया। और फिर वो फटीग याद है, जिम से जब बाहर आ जाते हो और घर जाकर हाथ धोने के लिए हाथ बढ़ाते हो, तो ये हाथ सीधे भी नहीं हो रहे होते, ऐसे ऐसे करके हाथ धो रहे होते हैं। यस और नो? अरे बोल यार। तो ये फीलिंग क्या कहलाती है, बोलो भाई? मसल फटीग। फीलिंग क्या कहलाती है? मसल फटीग। अगर इस मसल फटीग को सही मानों में देखना हो तो बेटा पता है कहां दिखेंगे? जरा होल्ड करो, दिखाता हूं। मसल फटीग और लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन का मजेदार एक सिनेरियो दिखाता हूं, होल्ड करो जरा। होल्ड करो, होल्ड करो। आई यू विद मी बेटा? मौजूद हैं आप मेरे साथ? चले जी, आपको कुछ दिखाते हैं। आप ये समझ गए बेटा, लैक्टिक एसिड जमा होता है और फीलिंग भी समझ गए। अब ये जो फुटबॉलर्स होते हैं, ये जो एथलीट्स होते हैं, जो बहुत ही एग्रेसिव स्पोर्ट खेल रहे होते हैं, इनमें लैक्टिक एसिड बनता है, और कभी 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 इतना बन जाता है। ये देखो, आओ देखो जरा कुछ, सुनो। Ah, that sounds awful. Pushing on the gastrocnemius and soleus, they're trying ये to क्या कर रहा था? mobilize the ये क्यों lactic चिल्ला रहा acid. So था? lactic acid can be a ये byproduct buildup फुटबॉलर है of जो muscle खेल खेल fatigue, के लैक्टिक breakdown, एसिड इतने शीर में overuse. जमा There's हो गया है, controversy about ये अब exactly मसल is it फटने को the आ muscle गया है, fibers kind of मसल rebuilding or फटने the को आ गया है, damage or उस the lactic लैक्टिक acid एसिड building up को that's causing स्क्वीज pain. करके बाहर निकालना है मसल से। स्क्वीज करना है मसल को। That sounds awful. Pushing on the gastrocnemius समझ गए and नहीं समझ गए? तो soleus, they're लैक्टिक trying to एसिड मसल्स में mobilize. एक्यूमुलेट होता है बेटा, और मसल में एक्यूमुलेट होकर फिर अब देखो समझो, लैक्टिक एसिड अगर मसल में एक्यूमुलेट होता जाएगा तो बेटा मसल कैन ऑल्सो रप्चर ना, मसल कैन ऑल्सो रप्चर। तो इसलिए लैक्टिक एसिड को क्लियर करना है। खैर, अब मुझे बताओ, ये जो लैक्टिक एसिड की वजह से आपको फटीग होती है, क्या ये परमानेंट होती है? बोलो, क्या ये परमानेंट होती है?
नो, आप देखते हो 5-6-8 आवर्स के अंदर कंप्लीटली खत्म हो जाती है, यस और नो? 5-6-8 आवर्स के अंदर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू ताला हैज गिवन यू, अल्लाह सुब्हानहू ताला हैज गिवन यू अ मैकेनिज्म, एंड व्हाट इज दैट मैकेनिज्म? once you are once you are in a once you come out of the aggressive situation, vigorous situation, your lactic acid is and gradually slowly and gradually shifted to liver by the blood. देखो समझना, इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं कि हमारा लैक्टिक एसिड जो मसल्स में बनता है वो उस वक्त तक बनता रहता है जब तक हम विगरस एक्टिविटी में हैं। वंस वी आर इन अ रिलैक्स एनवायरनमेंट, रिलैक्स पोजीशन, द लैक्टिक एसिड इज स्लोली ट्रांसपोर्टेड, स्लोली शिफ्टेड टू, बोलो कहां शिफ्टेड? टू लिवर। और जैसे जैसे बेटा जैसे जैसे मसल से लैक्टिक एसिड शिफ्ट होता जाएगा, मसल की फटीग वैनिश होती जाएगी। मसल की फटीग, मैं सोच ही रहा था पानी नहीं है यार, मसल की फटीग क्या होगी? खत्म होती जाएगी। अब सवाल ये है कि लिवर में क्यों भेज रहे हो? Because liver has got some extraordinary ability. And what is that ability? The liver can convert lactic acid back to glucose. The liver can convert lactic acid back to glucose. But for this, liver needs extra oxygen. For this purpose, liver needs extra oxygen, and this amount of oxygen which is required by the liver to convert lactic acid back into glucose is what we referred as oxygen debt. This amount of oxygen which is required by liver to convert lactic acid back to glucose is what we call oxygen debt. क्या मतलब हुआ? जब आप रिलैक्स हो जाओगे तो योर लिवर विल कंज्यूम एक्स्ट्रा ऑक्सीजन टू कन्वर्ट लैक्टिक एसिड बैक टू ग्लूकोज। अब मजेदार बात सुनो, मजेदार बात सुनो, ये ऑक्सीजन डेट क्या है? ऑक्सीजन का कर्जा, ऑक्सीजन का कर्जा, लोन। ये कौन सा लोन है बेटा? ये कौन सी ऑक्सीजन है जो आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ रही है? बेटा ये वही अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है कि व्हेन यू वर डूइंग विगरस एक्सरसाइज उस वक्त ऑक्सीजन डेफिसिट आया था या नहीं आया था? जब आप विगरस एक्सरसाइज कर रहे थे उस वक्त ऑक्सीजन डेफिसिट आया था, और जिस वक्त ऑक्सीजन डेफिसिट आया उस वक्त आपकी बॉडी ने आपको छोड़ा नहीं। उस वक्त ये नहीं कहा कि तुम मुझे ऑक्सीजन नहीं दे रहे तो मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगी, बल्कि उस मुश्किल वक्त में, उस मुश्किल हालात में बॉडी ने आपको सपोर्ट किया, ऑक्सीजन की मजीद डिमांड नहीं की, बल्कि उस मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया और एनर्जी प्रोड्यूस करते गए और आपको उस फेज से निकाल लिया। जब फेज से निकाल लिया, अब बॉडी कह रही है कि यार वो जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन तुम्हें उस वक्त मैंने नहीं मांगा था, अब स्लोली और ग्रेजुअली मुझे तुम प्रोवाइड कर दो ताकि मैं लैक्टिक एसिड को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दूं। यानी सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, यानी एनर्जी भी प्रोड्यूस कर ली जरूरत पड़ने पर। और बॉडी क्यों नहीं लैक्टिक एसिड की फिक्र कर रही? लैक्टिक एसिड की फिक्र क्यों नहीं कर रही? बॉडी नोज कि जितना लैक्टिक एसिड बनना है बन जाए, मैं इसे रिवर्स कर डालूंगी, यस और नो? मैं इस लैक्टिक एसिड को रिवर्स, अरे बोलो यार, कर दूंगी, यस और नो? अब इसमें डेफिनेशन आती है ऑक्सीजन डेट की। व्हाट इज ऑक्सीजन डेट बेटा? अभी बताया मैंने, व्हाट इज ऑक्सीजन डेट? लिखेंगे डेफिनेशन, द एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन required to convert lactic acid back to glucose by liver is called the oxygen debt, is called oxygen debt। और क्या मैं ये बात लिखूं तो सबके समझ में आएगी कि ऑक्सीजन डेट इज एक्चुअली इक्वल टू ऑक्सीजन डेफिसिट? हाँ भाई, ऑक्सीजन डेट जो विगरस एक्टिविटी के दौरान ऑक्सीजन डेफिसिट आया था, ऑक्सीजन डेट उतना ही है, यस और नो बेटा?
ऑक्सीजन डेट वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो आपको बाद में चाहिए होगी, एक्चुअली दिस इज द सेम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो आपको विग्रस एक्टिविटी के दौरान डेफिसिट हुआ था। यस और नो बच्चा, बेटा यस और नो? ये बात समझते हो एवरीबॉडी? अब कोई बच्चा पूछ रहा था, मैं आपको इसका वो बताता हूं बेटा। अब चूंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो लैक्टिक एसिड है ये स्लोली एंड ग्रेजुअली मूव करता है, इसीलिए फटीग जाने में टाइम लगता है। सो व्हेन यू हैव टू मच ऑफ लैक्टिक एसिड, व्हाट इज द अल्टीमेट थेरेपी फॉर दिस? जैसे आप जिम करके आओ और आपको बहुत ज्यादा दर्द हो ना, व्हाट इज द अल्टीमेट थेरेपी? बिकॉज द लैक्टिक एसिड हैज accumulated and it will slowly shift. So in order to expel or transport that lactic acid quickly, what should we do? वो जो वीडियो में कर रहा था, आप एक रोलिंग पिन ले लो, रोलिंग पिन जो बेलन होता है, एंड रोलिंग पिन लेकर जैसे रोटियां बेलते हैं वैसे अपने मसल्स के ऊपर आप उसको स्क्वीज करो मसल को, तो लैक्टिक एसिड विल रैपिडली मूव आउट। समझ आ रही है? तो जब बहुत ज्यादा लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन हो जाती है और उससे बहुत पेन हो रहा होता है, तो व्हाट द एथलीट्स डू, व्हाट देयर ट्रेनर्स डू, जो लिटा कर देखो उस वीडियो में क्या कर रहा था, वो लैक्टिक एसिड स्क्वीजिंग कर रहा था। गौर से देखो, दोबारा उस Is वीडियो को the देखो, lactic क्या acid. कर So रहा है, lactic ये acid देखो can be a लैक्टिक byproduct एसिड स्क्वीज कर buildup रहा है, जोर लगा of के वो muscle खींच रहा है, fatigue, वो लैक्टिक breakdown, एसिड हैज बीन overuse. एक्यूमुलेटेड, There's बहुत controversy दर्द हो रहा है, about वो क्या कर रहा exactly है, is it the हाथों muscle से fibers पूरा kind जोर of लगा के उसको rebuilding or the स्क्वीज कर रहा damage है or the सो lactic दैट acid इट building कैन up कम that's causing pain. आउट ऑफ द मसल इजीली। It can come out of the muscle easily. बात समझ आ रही है? So that is another way, that is a way by which you can get rid of the lactic acid relatively quicker. ठीक है? तो जब आप जिम से आओ और आपके मसल्स बहुत ज्यादा जो है ना वो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेटेड हो, तो आप एक रोलिंग पिन लेकर अपनी बहन या अपनी अम्मा को या भाई को बोलो कि इसके ऊपर बेलो इसको। ठीक है? थोड़ी चीखें निकलेंगी, बट दैट पेन विल गेट रिलीव क्विकली। ये बात समझ में आ गई बेटा? तो क्या मैं कह सकता हूं कि द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इन आवर बॉडी इज रिवर्सिबल? बोलो भाई। The lactic acid fermentation is reversible in the body, and that is why whenever we are doing the exercise, the body doesn't care about how much lactic acid is being produced. Body knows that we are going to, or I'm going to reverse it back. So इसलिए उस वक्त एनर्जी डिमांड्स पूरी करने के लिए लैक्टिक एसिड मुसलसल बनता रहता है। सो नाउ यू नो ऑक्सीजन डेट क्या होती है, नाउ यू नो कि लैक्टिक एसिड बनता कहां है, नाउ यू नो कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमारी बॉडी में कब ट्रिगर होती है। दिस इज ऑल यू आर सपोज टू नो। इज दिस क्लियर बेटा? ये पूरा सीक्वेंस प्रोसेस समझ आ गया बेटा? दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म। यार क्वेश्चंस लैक्टिक एसिड कंपैरिजन आ जाता है, उसके अलावा क्या नाम है, ऑक्सीजन डेट की डेफिनेशन आ जाती है, इक्वेशन लिखने के लिए आ जाती है, छोटी छोटी चीजें आती हैं। सर आगे अगर बॉडी ने ऑक्सीजन डेट पर इंटरेस्ट लगा, नहीं भाई बॉडी इंटरेस्ट नहीं लगाती। आई गेस ये काम ही आता है, क्या काम आता है भाई? ऑक्सीजन डेफिसिट वापस समझा दें। ताहा इमरान, व्हेन वी वर डूइंग विगरस एक्सरसाइज, उस वक्त ऑक्सीजन तो हम ले रहे थे ना, बट दैट ऑक्सीजन वाज नॉट इनफ। तो उस वक्त इसका मतलब है ऑक्सीजन की कमी पैदा हो गई, एंड दैट ऑक्सीजन की कमी वाज कॉल्ड एज ऑक्सीजन डेफिसिट। लेकिन द बॉडी कंटिन्यू टू मेक एनर्जी विदाउट ऑक्सीजन। So when you are in a relaxed position or when you are in a relaxed situation, now the liver wants that particular amount of oxygen, ठीक है, जो उस वक्त आपने प्रोवाइड नहीं की थी। लिवर नाउ वांट्स दैट एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू कन्वर्ट लैक्टिक एसिड बैक इनटू ग्लूकोज। द लिवर हैज अ रोल टू कन्वर्ट। बेटा एवरीथिंग इज रिटन इन द डायग्राम ना, इसमें ना समझने की कोई बात है नहीं। we everything is being clearly displayed in the diagram that glucose is converting into lactic acid and giving energy, and then lactic acid slowly moves into liver where the lactic acid can be converted back to glucose by using oxygen. Everything which is the concept is written or is shown in the diagram, so there should be no confusion about it.
जी बेटा, मैं हमेशा कहता हूं कि अब तो जनवरी के ऑनवर्ड ना बुक पढ़ने का टाइम है भी नहीं। जब साल के शुरू से आप पढ़ रहे होते हैं तो बुक पढ़ना इज समथिंग जो कि आप अफोर्ड कर सकते हैं। अब तो यू आर रिलाइंग टोटली ऑन द लेक्चर एंड द नोट्स। ठीक है बेटा, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। जी इनाया, दैट्स करेक्ट। दैट इज द रीजन। इनाया ने बहुत अच्छा पॉइंट कहा है कि दिस इज द रीजन कि जब हम एक्सरसाइज से फारिग हो जाते हैं उसके बाद भी हमारी ब्रीदिंग का जो पैटर्न होता है वो फास्टर और डीपर होता है। देखो, एक्सरसाइज के दौरान अगर हम फास्टर ब्रीथ कर रहे हैं समझ में आता है, लेकिन यू ऑल हैव नोटिस कि एक्सरसाइज के बाद भी हमारी ब्रीदिंग पैटर्न डीपर और फास्टर होता है, बिकॉज वी वांट टू टेक मोर एंड मोर ऑक्सीजन सो दैट वी कैन गिव दैट ऑक्सीजन टू लिवर। लिवर में अबीरा कोई स्टेप बाय स्टेप नहीं है। लिवर में एक ही तो स्टेप है बच्चे, नजर नहीं आ रहा आपको? एक ही स्टेप है कि द लिवर रिसीव लैक्टिक एसिड एंड देन लिवर सिंपली कन्वर्ट्स इट इनटू ग्लूकोज। अब ये कन्वर्जन कैसी होती है, दैट इज वे बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग। वो तो बायोकेमिस्ट्री में आएगा यूनिवर्सिटी में। You just know that liver can receive lactic acid and liver has got the ability to convert lactic acid into glucose. Yes, Anabia. सर समटाइम्स एक्सरसाइज के बाद कुछ दिनों तक पेन क्यों रहता है? क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर बेटा आपके मसल्स रप्चर होते हैं। एक्सरसाइज के अंदर आपके मसल फाइबर रप्चर भी हो जाते हैं, तो वो जो पेन कोई कई दिनों तक होता रहता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द मसल डैमेज। लेकिन फिर आपके मसल हील अप होते हैं और फिर न्यू मसल्स आर बीइंग मेड बाय द बॉडी, तो फिर वो पेन खत्म हो जाता है। जी जी, आप जा सकते हैं। O2 का क्या रोल है लिवर में? अरे भाई, लैक्टिक एसिड कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, लेकिन इस प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन भी रिक्वायर्ड है। लैक्टिक एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए होगी। दिस इज शोन द डायग्राम, एंड दिस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीजन डेट। लैक्टिक एसिड बगैर ऑक्सीजन कंज्यूम किए ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता। लैक्टिक एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए होगी, एंड दैट इज ऑल्सो शोन इन द डायग्राम। फिर डेट क्यों आ रहा है? डेट क्यों कह रहे हैं? अरे ये डेट वो है ना जो आपने एक्सरसाइज के दौरान लिया था। एक्सरसाइज के दौरान, एक्सरसाइज जब आप कर रहे थे उस वक्त तो आप ऑक्सीजन की कमी का शिकार थे ना। उस वक्त तो आपने ऑक्सीजन की जो डेफिसिट हो गया था, वही है ना कर्जा आपका यार। वो ऑक्सीजन जो उस वक्त आनी चाहिए थी और नहीं आ पा रही थी बिकॉज यू वर ऑलरेडी टेकिंग मैक्सिमम ऑक्सीजन, तो ये वो कर्जा जमा हो गया था ना, वही इसीलिए इसको वो कर्जा कह रहे हैं। कमजोरी से मसल फटीक। मसल कमजोर होगा तो जल्दी फटीक कर जाएगा, जाहिर सी बात है। अगर मसल कमजोर है तो फटीक जल्दी हो जाएगी। सर इस टाइम एड्रेनलिन भी रिलीज होता है। जी जाहिर है बेटा, एड्रेनलिन भी रिलीज होता है, वही तो हार्ट रेट को बढ़ाता है जिससे आपकी ऑक्सीजन सप्लाई तेज होती है। सुन हो जाना तो बेटा नर्वस इशू है। अगर आपका मसल नम हो जाता है तो इसका मतलब आपकी जो नर्व सिग्नलिंग है उसमें इशू है। जो अक्सर जो है ना, जो डाइट्री डेफिसिट्स होते हैं, डाइट्री न्यूट्रिशनल डेफिसिट्स होते हैं, उसकी वजह से होता है। मेरे ख्याल है मैं हर दफा ही बताता हूं बेटा, गैस अब देखो रेस्पिरेशन खत्म हो गया, लेकिन हम अब कंटिन्यू करेंगे इसको गैशियस एक्सचेंज के साथ, जो इसी का यूनिट है। और मेरे ख्याल है मैं ऑलरेडी हर क्लास में, और खास तौर पर अभी जब हमने लास्ट वीक अपनी क्लासेस दोबारा रिज्यूम की थी, तो मैं डिटेल में आपको पूरा लेआउट बता चुका हूं। तो बार बार एक बात मत पूछा करें, उसका मतलब है कि जब आपको पहले बताया जा रहा होता है तो आप सो रहे होते हैं। आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस इन डिटेल। मसल पुल इज डिफरेंट गाने, मसल पुल इज नॉट, मसल पुल इज टोटली डिफरेंट। मसल पुल इज टोटली डिफरेंट, दैट इज ड्यू टू कैल्शियम आयन डेफिशिएंसी। मसल पुल इज ड्यू टू कैल्शियम, मसल प्लांट, मसल पुल बिल्कुल अलग चीज है। गैशियस एक्सचेंज इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अजान, ये भी मैंने बताया था अजलान, कि अगर आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में देखेंगे तो रेस्पिरेशन इज अ सेपरेट टॉपिक एंड गैशियस एक्सचेंज इज अ सेपरेट टॉपिक, एंड दैट इज व्हाट आई हैव मेंशन्ड व्हेन आई स्टार्टेड दिस यूनिट। And now I'm saying, now we are done with the respiration and we'll start gaseous exchange. Was I not clear about this? वन मोर क्लास कल होगी बेटा, प्लांट बायोलॉजी वाली जी। ठीक है जी। चले कल गैशियस एक्सचेंज अपनी रेगुलर क्लास में स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। पुराने दही से योगर्ट क्यों नहीं बनता? क्योंकि उसमें
बहुत ज्यादा लैक्टिक एसिड होता है, बहुत ज्यादा बैक्टीरियाज होते हैं। हमें दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट चाहिए, बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं चाहिए। ओल्ड योगर्ट की अपनी वैल्यूज हैं, ओल्ड योगर्ट अपनी चीज मेकिंग वगैरह में इस्तेमाल होता है, बट नॉर्मल डेली कंजम्पशन के लिए आपको ओल्ड योगर्ट नहीं चाहिए, फ्रेश योगर्ट चाहिए। ओहो, व्हाट केम फर्स्ट यू, क्या फजूल सवाल है। जिम में मसल कैसे बढ़ता है? आप जिम में जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, मसल को रप्चर कीजिए, फिर अच्छी डाइट लीजिए। अच्छी डाइट लेंगे तो जब दोबारा न्यू मसल बनेगा तो दैट वुड बी मेड इन मच स्ट्रॉन्गर वे। मसल में जब आप जाके जिम में मसल को रप्चर करते हैं, मसल फाइबर्स रप्चर हो जाते हैं, एंड देन द हीलिंग स्टार्ट। तो उस हीलिंग के लिए यू शुड कंज्यूम गुड डाइट सो दैट द न्यू मसल विच इज बीइंग मेड वुड बी अ स्ट्रॉन्गर मसल कंपेयर टू द प्रीवियस वन। यस, यू ऑल मे लीव नाउ बेटा। डाइट, गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन बाबर। द बेस्ट डाइट, हम पूरे सिलेबस में बात करते आ रहे हैं कि अ गुड डाइट इज अ डाइट दैट इज रिच इन प्रोटीन। ठीक है जी। यार मेरा माइक अभी जो है ना काम नहीं कर रहा है, इसलिए माइक पर मैं आंसर नहीं कर पा रहा हूं। बाजू नम, मैंने नम बताया, नमनेस इज ड्यू टू नर्वस impulse breakdown. Numbness has nothing to do with lactic acid. Numbness has nothing to do with anything else. जब आपकी नर्व कंप्रेस होती है या नर्व सिग्नलिंग इफेक्ट होती है तो जो है वो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको यार, जब आपकी इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग इफेक्ट होती है तो आपको नमनेस फील होती है। अबीरा, हाँ मैं यही कह रहा हूं, मेरे लैपटॉप का स्पीकर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है बेचा। वाई डू पीपल से विद फैटनेस? बेटा लोग तो बहुत कुछ करते हैं, लोगों को क्या मेडिकल ग्राउंड पे रहे। फैटनेस और नमनेस में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। लास्ट स्लाइड दिखा दें, ये रही लास्ट स्लाइड। हार्ट पैल्पिटेशंस का रीजन एड्रेनलिन भी हो सकता है, सिर्फ एड्रेनलिन नहीं है, एड्रेनलिन भी हो सकता है। अगर एड्रेनलिन ज्यादा हो जाएगा तो हार्ट की पैल्पिटेशंस आपको फील होंगी, दैट। लेकिन सिर्फ एड्रेनलिन हो, ये दैट इज नॉट करेक्ट। इट कुड बी रिजल्ट, यानी एड्रेनलिन कैन कॉज हार्ट पैल्पिटेशन, दैट्स करेक्ट। लास्ट स्लाइड मैंने दिखा दी है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने सारे जो आंसर क्वेश्चंस आ रहे थे जवाब दे दिए। इंशाल्लाह कल हम लोग गैशियस एक्सचेंज शुरू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अल्लाह हाफिज। ओ, बाहर रखेंगे तो बैक्टीरिया उसमें काम करते रहेंगे ना बेटा। अगर योगर्ट को बाहर रख देंगे तो बैक्टीरिया, अगर फ्रिज में रख देंगे तो टेम्परेचर लो हो जाएगा, बैक्टीरिया की एक्टिविटी स्लो हो जाएगी। लेकिन अगर बाहर रखेंगे तो बैक्टीरिया विल हैव द नॉर्मल टेम्परेचर टू वर्क, एंड देयरफॉर दे विल वर्क मोर, दे विल मेक मोर लैक्टिक एसिड, एंड द योगर्ट विल गेट मोर सावर। कुछ बातें तो खुद ब खुद रिलेट कर लिया करो यार। चलो, अल्लाह हाफिज।